साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा पास कई सारे विषय चर्चा के लिए थे। हम ज्ञानवापी मसले पर भी बातचीत कर सकते थे, हम शंकराचार्य के संदर्भ में उत्तराधिकारियों को लेकर भी कुछ बातचीत आपके साथ साझा कर सकते थे, और भी तमाम मसले हैं देश दुनिया के जिन पर बात की जा सकती थी। लेकिन 5 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा जो पदयात्रा शुरू की गई है वो लगातार चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। उनके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर इतनी बात नहीं हो रही है जिससे ज़्यादा बात उनके पहनने, उठने, लेटने, बात करने के संदर्भ में हो रही है। हर बिंदु पर निगाह है, हर बिंदु पर टिप्पणी है, टिप्पणी पर टिप्पणी है, प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया है। तो लगा कि इस पर थोड़े विस्तार से बात होनी चाहिए। हमने पहले भी राहुल गांधी की इस यात्रा के संदर्भ में बात की थी, जिसे कांग्रेस पार्टी ने अपनी यात्रा मानने से भी इंकार किया हुआ था, राहुल गांधी के नेतृत्व के संदर्भ में भी इंकार किया हुआ था। लेकिन 5 दिन इस यात्रा को होने को आए हैं। साफ जाहिर है कि ये कांग्रेस की यात्रा है, साफ जाहिर है कि राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। तो दोनों चीजें साफ जाहिर होने के बाद भी कांग्रेस को इसे स्वीकार करने से परहेज क्यों है, ये सवाल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से ये यात्रा शुरू हुई है तब से ये यात्रा सकारात्मक कारणों से कम और नकारात्मक कारणों से चर्चा में ज़्यादा है। ये कांग्रेस के द्वारा बरती जा रही लापरवाही का नतीजा है या भारतीय जनता पार्टी संभावित आशंकाओं के चलते इस यात्रा को निशाने पर रखी हुई है, ये समझने की जरूरत है। चर्चा की शुरुआत कहां से करें? राहुल गांधी पदयात्रा के लिए निकलते हैं, वो क्या बोलते हैं इस पर बात नहीं की जाती, वो क्या पहनते हैं इस पर टिप्पणी आती है। राहुल गांधी एक टी शर्ट पहने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी उसकी कीमत पता करके और पोस्ट वायरल कर रही है कि बताइए यात्रा कर रहे हैं 41,000 की टी शर्ट पहन के। अब टी शर्ट कितनी कीमत की पहननी चाहिए, क्या यह भी अब भारतीय जनता पार्टी या देश की सरकार के द्वारा तय किया जाएगा? ये विचार का विषय होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता क्या 3 अंकों में अपने कपड़े खरीदते हैं? क्या उनके कपड़े कभी 5 अंक, 6 अंक और 7 अंक वाले नहीं होते? इस पर भी बात की जा सकती है। दूसरा जो बिंदु है वो है राहुल गांधी के द्वारा बातचीत करते हुए। राहुल गांधी जब भी मुंह खोलते हैं भय उत्पन्न हो जाता है कांग्रेस के बीच में, पता नहीं क्या बोल देंगे और उसके जवाब में उन्हें क्या कहना पड़ जाएगा। वैसे ही इस यात्रा के दौरान भी हुआ। राहुल गांधी किसी पादरी से मिल रही है, पादरी के साथ जो चर्चा हुई है उसके कारण से वो निशाने पर है। पूरी भारतीय जनता पार्टी बता रही है देख लो इस व्यक्ति का हिंदू विरोधी चेहरा। जिस तरीके से वो पादरी ने बात की उस पर भी हम चर्चा के दौरान बात करेंगे। इसके बाद बात हो रही है उनके लेटने के संदर्भ में। कंटेनर साथ में चल रहे हैं, उन कंटेनर की अलग अलग तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। बताया जा रहा है 7 सितारा है, 6 सितारा है, 5 सितारा है, इसमें राहुल गांधी विश्राम करते हैं। कांग्रेस पार्टी को आखिरकार खुद अपने कंटेनर की फोटो वायरल करनी पड़ रही है और बताना पड़ रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखिए मामूली सुविधाओं के साथ है, एक छोटा सा फ्रिज है, एक छोटा सा सोफा है, एक छोटा सा एसी है, और इसके साथ में राहुल गांधी और बाकी यात्री जो है उनके लिए विश्राम की व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर चर्चाओं के केंद्र में तो यात्रा है, पर क्या ये चर्चाओं के माध्यम से देश मजबूत हो जाएगा? क्या इन चर्चाओं के माध्यम से देश की राजनीति में बदलाव आ जाएगा? ये सवाल है। तो इसी सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है, उनसे आपका परिचय भी कराते हैं। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र एक कहता है कि मनुष्य का एक भी दोष बहुत से गुणों को दोष बना डालता है। चाणक्य के द्वारा यह बात कही गई थी। इसका आशय यह था कि अगर आपका कोई एक दोष है तो हो सकता है कि वो दोष इतना प्रभावी हो जाए जिसके चलते आपके बाकी गुण भी जो है वो भी दोष के तौर पर दिखाई देने लगे। राहुल गांधी के संदर्भ में क्या उनका बोलना इस सूक्ति को चरितार्थ करता है, इसे हम जहन में रखते हैं और इसे जहन में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, वह हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर धनंजय गिरि जी भी हैं, वह प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ पवन शर्मा जी हैं जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। केजरीवाल बनाम राहुल, ये भी आजकल चर्चा के केंद्र में। क्या सोचती है आप, जानने में हमारी दिलचस्पी है। हमारे साथ एक और डॉक्टर हैं, नाम है उनका डॉक्टर राकेश पाठक, जाने माने पत्रकार हैं, वह भी हमारे साथ हैं। तो 3 डॉक्टर पैनल लिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं इनकी विशेषज्ञता कुछ ना कुछ यात्रा के संदर्भ में ऐसी दिशा दे पाएगी ताकि इस यात्रा को जनता बूझ सके। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर धनंजय गिरि जी से करते हैं, क्योंकि डॉक्टर धनंजय गिरि जी की पार्टी को राहुल गांधी और राहुल गांधी की यात्रा दोनों से ही जबरदस्त तरीके से ऐतराज है। कोई दिन नहीं जा रहा है जब यात्रा को लेकर भाजपा पत्रकार वार्ता नहीं कर रही है। कोई दिन नहीं जा रहा है जब राहुल गांधी के संदर्भ में बयान नहीं दे रही है। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं इस पर तो कम बोलते हैं। राहुल गांधी क्या पहनते हैं,
कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे लेटते हैं, कैसे बात करते हैं, इन सब पर टिप्पणी करना इस समय भारतीय जनता पार्टी को बाकी सारे कामों के मुकाबले बेहद जरूरी लग रहा है। तो जानना है डॉक्टर धनंजय गिरि जी, जिस व्यक्ति को आप पप्पू करार दिया करते थे, जिस व्यक्ति को एक अगंभीर राजनीतिज्ञ करार दिया करते थे, एक व्यक्ति जिसके संदर्भ में आपको लगता था जैसे देश के संदर्भ में कोई समझ नहीं है, उस व्यक्ति के तौर तरीकों को समझने में पूरी पार्टी इतनी मेहनत क्यों कर रही है, ये समझने की हमें जरूरत आन पड़ी है। थोड़ा बताइए ना डॉक्टर धनंजय गिरि जी, एक अगंभीर आपके अनुसार राजनीतिज्ञ को इतनी गंभीरता से लेने की नौबत यात्रा की शुरुआत होने के साथ ही आन पड़ी। कांग्रेस और राहुल गांधी तो पहले दिन ही सफल हो गए ऐसा लग रहा है, अभी तो 145 दिन और बाकी हैं। देखिए ऐसा है जी हिमांशु जी कि राहुल गांधी कहते हैं ना कि दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से और घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी राहुल कांग्रेस में जो आग लगी है कांग्रेस के चिराग से ही लगी है जी और कांग्रेस की आग जो है उसे बुझाना बड़ा असंभव जैसा लग रहा है, क्योंकि खुद कांग्रेस ही छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और उनके जो G26 है जो भी उन्होंने बनाया था, उसके लोग जो उसमें से निकल के गए उनके कमेंट सुन लीजिए। हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा, अपने कुत्ते को जो बिस्कुट खिलाते हैं वही खिलाते हैं। तो राहुल गांधी के विषय में अगर आप कोई सीरियस चिंतन करना चाहें, जो व्यक्ति आटा लीटर में खरीदता हो, उस व्यक्ति के बारे में आप कोई राष्ट्र का चिंतन करना चाहें, कोई सैद्धांतिक बात करना चाहें या कुछ ऐसी बातें करना चाहें जिसमें राष्ट्र कहीं शामिल हो या जनमानस शामिल हो, तो बड़ा मुश्किल है। अब उनके पास जो बात करने के लिए है उसी पर आप बात कर सकते हैं, जो चर्चा करने के लिए उसी पर आप चर्चा कर सकते हैं। वो बात करते करते पार्लियामेंट में सीरियस बात करते करते कब आंख मार देंगे पता नहीं, कब कहां से किस एंगल से शुरू करेंगे और कहां पे खत्म करेंगे इसका भी कोई चर्चा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि चर्चा में बने रहने के लिए या मीडिया में बने रहने के लिए कवायद किस लिए, आखिर ये यात्रा की कवायद किस लिए, खबरों में बने रहने के लिए। चूंकि कांग्रेस के सारे नेताओं ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया और उन्होंने सारे लोगों ने उनके लीडरशिप पर प्रश्न उठा करके एक एक करके कांग्रेस छोड़ा, तो कांग्रेस अपने इस बुझ चुके दिए को जलाने के लिए या फेल रॉकेट को बार बार जो फेल है उसको रिलॉन्च करने की कोशिश में ये यात्रा शुरू की गई है। लेकिन यात्रा शुरू होते ही फ्लॉप हो गई, क्योंकि इस यात्रा के रूट को अगर आप देख लीजिए तो ये कांग्रेस शासित राज्यों से है। भाई आपके अपने राज्य में इसका मतलब प्रॉब्लम है, आपके अपने यहाँ प्रॉब्लम है, आप वहां जाएंगे ना जहां पार्टी का आधार कमजोर है, जहां स्ट्रेंथ नहीं, खैर ये उनकी बात है। लेकिन अब इसे आप जिस सवाल हमसे अगर पूछ रहे हैं तो वो खुद चर्चा में बने रहना चाहते हैं, वो कंट्रोवर्शियल लोगों से मिल रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल तौर तरीके कर रहे हैं, तो खबरों में बने रहने के उनके कवायद है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप राहुल गांधी जी का जितना सारा लबोलुआब उठा करके देखिए तो भाजपा तो इसमें कोई बहुत रुचि नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए 3 साल से कांग्रेस के यहाँ कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष के पद की फेंका-फेंकी हो रही है। धनंजय गिरि, मुझे तकरीबन 3-4 मिनट हो गए आपकी बात को सुनते हुए, आपने सब कुछ कह लिया, पर आप एक लाइन भी इस संदर्भ में नहीं कह पाए कि राहुल गांधी अगर इतने ही गए गुजरे हैं, राहुल गांधी इतने अगंभीर हैं, राहुल गांधी इतने ही विफल हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भाजपा इतनी गंभीरता से क्यों ले रही है, इसके उत्तर में आपने एक शब्द नहीं बोला। अरे भाई, जो व्यक्ति गंभीर नहीं उसने शर्ट कौन सी पहनी है इस तक की तो चिंता आप कर रहे हैं, वो व्यक्ति लेट कहाँ रहा है इसकी भी आप चिंता कर रहे हैं, वो व्यक्ति मिल किससे रहा है इसकी आप चिंता कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई आप डर गए हैं, सिहर गए हैं, जिस प्रकार से जन समर्थन इस यात्रा के साथ दिख रहा है, जिस तरीके से लोग इस यात्रा में भागीदारी कर रहे हैं, क्या वह आपको बेचैन कर रहा है? एक सवाल। दूसरा, आपने कहा कि लोग छोड़ छोड़ कर पार्टी में चले गए, वो लोग क्या टिप्पणी कर रहे हैं, हेमंत बिस्वा क्या बोल रहे हैं, गुलाम नबी क्या बोल रहे हैं, ये लोग छोड़ गए, आप इसकी चिंता कर रहे हैं। ये सत्यपाल मलिक को आपने गवर्नर बना रखा है, वो क्या बोल रहे हैं ये आपको सुनाई दे रहा है क्या? वो किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं, देश की सरकार पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये डॉक्टर धनंजय गिरि क्या आपको सुनाई देता है? दूसरा सवाल। और तीसरा और आखिरी सवाल आपसे ये जानने में है, क्या आप आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी सुर्खियों में बने रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर सुर्खियां तो आप दिला रहे हैं, क्योंकि उनके हर काम पर आप कोई टिप्पणी करना छोड़ नहीं रहे। 3 के उत्तर विनम्रता पूर्वक अपेक्षा है, पूर्वाग्रह को छोड़िए, थोड़ा सवालों पर आइए, सवालों का उत्तर दीजिए। हिमांशु जी, मैं बिंदुवार आपके सवालों का जवाब देता हूँ जी। आप पहले सवाल पर आप याद, मैं कभी राहुल गांधी को या किसी भी व्यक्ति को
भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति में, जब हम हर व्यक्ति में सार्थकता को और सामर्थ्यवान को देखते हैं, तो हम गया गुजरा किसी को नहीं कर सकते। हाँ, उनकी आइडियाज, उनकी बातें और वो सार्वजनिक जीवन में जिस तरह की हरकतें करते हैं, उससे हास्य विनोद जरूर उत्पन्न होता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसकी आप भी तस्दीक करेंगे, इस बात को आप भी मानेंगे। आटा लीटर में खरीदते हैं, पार्लियामेंट जैसे सीरियस जगह पर जाके आंख मार देते हैं, और तरह तरह के तमाम तरह की उनकी बातें और वीडियो जो जो पब्लिक में चल रहा है, जो सोशल मीडिया में चल रहा है, जो आप लोग भी चला रहे हैं, ये एक नॉन सीरियस व्यक्ति का होने की गवाही देता। और सबसे बड़ी बात हिमांशु जी, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि गया गुजरा शब्द भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल नहीं करती है। हमारे यहाँ शब्दों की राजनीति में बहुत मर्यादा रखते हैं, और हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं, इसलिए हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान को हम आत्मसात करके जीते हैं, इसलिए हर व्यक्ति, हर वोट, हर नेता, हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर भारत के हर एक नागरिक का हम एक समान सम्मान करते हैं। दूसरा, कांग्रेस में जो राजशाही की परंपरा है कि वो जो अध्यक्ष का पद है वो मां बेटा में ही जाएगा या उसी परिवार में जाएगा। अगर 1921 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी अगर भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं और 2021 में राहुल गांधी उनकी छठी पीढ़ी होती है, तो ये वंशवाद की जो बात है, हम इसके खिलाफ हैं। हम रियल लोकतंत्र की बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थापना AOU में अंग्रेज ने की थी, और वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत की थी, और कांग्रेस ने उसी को किया। भारत का विभाजन किया कांग्रेस पार्टी ने। तो कांग्रेस पार्टी ने जब भारत का विभाजन करने के लिए जिसलिए कांग्रेस की नींव डाली गई थी, वो कांग्रेस ने पूरा किया। तो फिर आज कांग्रेस जोड़ो की बात कहां से आती है? वो पेड़ बबूल का माफ करिए धनंजय गिरी जी, कहां से कहां पहुंच रहे हैं। 1885 में बनी हुई कांग्रेस, आज 2022, 137 साल का इतिहास, तो उसमें 6 पीढ़ियां आपने गिना दी। आपकी पार्टी की उम्र कितनी है? 1980 में अस्तित्व में आई जनता पार्टी, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले ले ली जनसंघ 1951 से, राजमाता सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत राजे, तो 3 पीढ़ियों को तो आपने भी सर पे बिठा रखा है। ये आपको दिखाई नहीं देता? परिवारवाद का विरोध करने वाले आप तथाकथित लोग। मुद्दे में आइए, यात्रा के संदर्भ में बात कर रहे हैं। मैं वापस आपके पास आऊंगा, शायद आपके पास कुछ तर्क हो राहुल गांधी की इस यात्रा को खारिज करने के संदर्भ में। क्या केवल टी-शर्ट पर बात करेंगे? क्या केवल कंटेनर पर बात करेंगे? या इसके इतर भी भारतीय जनता पार्टी कोई और बात करेगी? देखिए, मेरे पास सवाल हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय से जानने के, और डॉक्टर अजय उपाध्याय से जानना है कि ये क्या यात्रा लेकर निकले डॉक्टर अजय उपाध्याय? देश समझ नहीं पा रहा। एक पादरी के साथ बैठते हैं, किस पादरी के पास? जिसके ऊपर मामले हैं भारत माता के संदर्भ में अपशब्द प्रयोग करने के संदर्भ में। आपको पूरे देश में बातचीत करने के लिए और ईसा मसीह को समझने के लिए यही शख्स मिला था। कुल मिलाकर आप अपने आप को एक हिंदू विरोधी चरित्र के तौर पर स्थापित करने के लिए इतने लालायित क्यों रहते हैं, ये देश समझना चाहता है। थोड़ा डॉक्टर अजय उपाध्याय समझाएंगे आप? 5 दिन की कुल उपलब्धि क्या? एक पादरी से सीख रहे हैं राहुल गांधी कि सच्चा ईश्वर कौन है, क्या ईसा मसीह हैं। वो ईसा मसीह के संदर्भ में खूबियों को तो बता ही रहे हैं, साथ साथ हिंदू देवी देवताओं के संदर्भ में प्रतिकूल टिप्पणी कर रहे हैं, और राहुल गांधी आज्ञाकारी बालक के तौर पर उसे सुन रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि भारत जोड़ो के अभियान के तहत निकलते हुए वाकई आप भाजपा के दावे, ये भारत तोड़ो यात्रा है या कांग्रेस तोड़ो यात्रा है, उसे ही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं? डॉक्टर अजय उपाध्याय। डॉक्टर साहब, पहले तो धनंजय गिरी ने बहुत सारे प्रश्न कर दिए, उनका भी उत्तर दूंगा। आपका उत्तर देने के बाद मुझे वक्त दीजिएगा जी। जहां तक आपने भारत जोड़ो यात्रा का संदर्भ देखा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का एक संदर्भ है। ये भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के बाद पहली इतनी बड़ी यात्रा है जो पैदल पथ पर चलकर हजारों की संख्या में पूरा देश के तिरंगे को लेकर के पूरा जनमानस चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ। दूसरी बात, एक एक जगह हम मिलने का कार्यक्रम कर रहे हैं। कहीं मछुआरे से मिल रहे हैं, कहीं एनवायरमेंटलिस्ट से मिल रहे हैं, कहीं असंगठित मजदूरों के लीडर से मिल रहे हैं, कहीं बच्चों से मिल रहे हैं, कहीं इस तरह के पादरी से। आने वाले समय में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सबसे जहां जहां रास्ते में जो मिलते जाएंगे मिलेंगे। तीसरी बात, संवाद की एक प्रक्रिया है जो भारतीय सनातन परंपरा में ये अंतर्निहित है, और वाद विवाद हम नहीं करते, हम वाद और संवाद करते हैं। विवाद तो जो करने वाले हैं वो विवाद इसमें भी ढूंढ ले रहे हैं। जो चर्चा वहां हुई, वो चर्चा के वीडियो को, उस पार्ट को लाया गया जो पार्ट जो है सिर्फ एक तरफा कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। लेकिन ठीक है, जहां तक बात बैठने की है, अनुराग ठाकुर साहब के साथ भी हम पार्लियामेंट में बैठते हैं,
बैठने की बातें दी है पादरी के साथ, जो उस तरह की बात उन्होंने की थी। और साथ में हम प्रज्ञा ठाकुर के साथ भी बैठते हैं, जो महात्मा गांधी जी को गाली देते हैं और जो गोडसे की पूजा करते हैं, या अनुराग ठाकुर जिस तरह से गोली मारो करते हैं। तो बैठने के लिए भारत की यही तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि बात संवाद चलना चाहिए। हमारा मकसद है नफरत तोड़ो, जो नफरती लोग हैं उसको अंदर से उसको खत्म करो, और कहीं ना कहीं हिंसा और के माहौल से देश को ऊपर लाओ। और द्वेष के से समाज नहीं चलता, द्वेष को खत्म करके सद्भाव और प्रेम का एक कहीं ना कहीं बिगुल बजाना। मैं रोकना चाहूंगा डॉक्टर अजोपाध्याय, आपके पास समय है, लेकिन आपके इस दावे को खारिज करता हुआ आज कांग्रेस का ट्वीट है। एक ट्वीट मेरी स्क्रीन पर देखिए। एक नेकर है जिसे आरएसएस के गणवेश के तौर पर देश जानता है, उसमें आग लगी हुई है और 145 दिन साथ में आप बता रहे हैं। ये कौन सा कांग्रेस का दृष्टिकोण है जिसके संदर्भ में अजोपाध्याय जी यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं? थोड़ा समझाएंगे डॉक्टर अजोपाध्याय? ये आप भारत जोड़ो यात्रा के तहत क्या करने निकले हैं? आप अहिंसा के पुजारी, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने का दावा करते हैं और यहाँ आग लगाने वाली तस्वीरों को ट्वीट कर रहे हैं अपने हैंडल से। थोड़ा बताएंगे? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। अभी धनंजय गिरी जी ने तो साफ ही कर दिया कि कांग्रेस जो देश की स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी वो राष्ट्र विरोधी इनके हिसाब से है, महात्मा गांधी इनके हिसाब से राष्ट्र विरोधी है। और ये भी सच्चाई पूरा देश जानता है कि जो गणवेश है ये भारत की स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस के जो लोग थे उस समय किस तरह से देश के साथ गद्दारी किए थे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। आंदोलन का किस तरह से विरोध किया था, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे वो सत्याग्रह का जो शुरुआती दौर का जो आंदोलन था हमारा असहयोग आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन। गोलवलकर जी ने तो स्पष्ट, गुरु गोलवलकर जो इनके थे उन्होंने स्पष्ट किया था अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई नहीं लड़नी है, उनको छोड़ देना है। जब हम भारत छोड़ो अंग्रेजों से कह रहे थे तो ये कहते थे भारतीय आंदोलन छोड़ो। ये पूरा देश देखा है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ तथ्य है कैसे कि इन्होंने आंदोलन का किस तरह विरोध किया। आप बताइए, मैं पूछूंगा इनसे, संघ के बड़े विचारक कौन है इनके? दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। 1916 में उनका जन्म हुआ। उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ कितना साल के हो रहे होंगे? 31 साल के। एक कोई उदाहरण दे जब वो स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन में वो जेल गए हो? कभी नहीं गए। कोई आंदोलन का कोई उदाहरण नहीं है भारतीय इतिहास में। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं वीर सावरकर जी का, सब जानते हैं 2011 में उनको काला पानी की सजा हुई। हम सब उनका इस बात के लिए वो करते हैं कि चलो उनको उस स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया। लेकिन हुआ क्या, मात्र 1.5 महीना हुआ था, पहला उन्होंने माफीनामा लिखा। अरे माफ कीजिए उपाध्याय जी, मैं आपके तर्क को अभी समझ नहीं पा रहा। मुझे बताया, उन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया अगर इस संगठन से जुड़े हुए लोगों ने तथाकथित तौर पर आपके अनुसार, जबकि मेरे पास फेरिस्त है हेडगेवार जी की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका को लेकर और उनके अभिनंदन समारोह में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के शामिल होने को लेकर भी। लेकिन अगर आपकी दलील को भी स्वीकार कर लें तो उसका नतीजा यह है कि आजादी के 75वें वर्ष में, आजादी के अमृत काल में आप इस संगठन में आग लगा देंगे। ये दिखाएंगे अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत कि देखो 145 दिन बचे हैं, आग लगना शुरू हो गई है। क्या ये संदेश लेकर ही राहुल गांधी निकले हैं? क्या देश के लिए मर मिटने वाले संगठन के तौर पर पहचान रखने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके साथ करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, उन करोड़ों लोगों की जो इस देश से प्यार करते हैं या इस देश में आस्था रखते हैं, कांग्रेस का विरोध हो सकता है, उन लोगों का कांग्रेस के संदर्भ में विरोध हो सकता है, पर क्या उनके अस्तित्व को नकार देंगे आप? क्या यही आपकी यात्रा का संदेश है? क्या आप अभी भी गर्वित हैं अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई इस तस्वीर को लेकर, या 12 घंटे में चिंतन मनन के बाद कोई आत्मग्लानि, कोई पश्चाताप, कोई भूल का एहसास कांग्रेस के नीतिकर्ताओं के अंदर आया है कि ये हमसे गलत हो गया, हम इसे वापस ले लें? जानने में दिलचस्पी डॉक्टर अजोपाध्याय। और अगर इतना ही था तो इस संगठन को आपने चलने क्यों दिया अपने 55 साल के शासन काल में? यह भी जानने की जरा देश को जरूरत है, रोशनी दीजिए। डॉक्टर साहब, झंडा ऊंचा रहे हमारा जब हम नारा लगाते थे तो ये लोग क्या करते थे, तिरंगा अशुभ है। ये तो सच्चाई है। 52 साल तक इन्होंने तिरंगा नहीं लगाया, ये भी सच्चाई है। ये एक वैचारिक लड़ाई भी हमारा, ये जो यात्रा है, हम देश की उस वैचारिक पृष्ठभूमि को भी पुनः स्थापित करना चाहते हैं जो महात्मा गांधी से शुरू हुआ था। पंडित नेहरू ने उसको पल्लवित और पुष्पित किया और आज जो उदारवादी सोच इस देश की है। देखिए, हमें आरएसएस के किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है,
धनंजय गिरी से हमें भी विरोध नहीं है। धनंजय गिरी जी की जो मानसिकता है, जो ये मानते हैं कि समावेशी विकास इस देश का की परंपरा नहीं है, उदार हिंदुत्व इस देश की परंपरा नहीं है, सबको लेकर साथ चलने का, ऊंच नीच सबको एक साथ जोड़ने का इस देश की परंपरा नहीं है, ये मानते हैं। ये हिंदुत्व के उस राष्ट्रवादी प्रक्रिया को मानते हैं जो कट्टरता है। हम कहते हैं कि हिंदू वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव की परिकल्पना को मानती है, और हम उस हिंदुत्व की परंपरा के वाहक हैं जो गांधी जी गाते थे, रघुपति राघव राजा राम। समस्या यही है, और उस विचारधारा का यदि हम विरोध नहीं करेंगे, जो विचारधारा इस देश में पिछले 3 साल में गृह मंत्री का अरे तो आप मुद्दे पर आइए। क्या है कि आप थोड़ा विषय से भ्रमित हो रहे हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं विषय पर रह लेता हूं। केवल इतनी दलील दे दीजिए, आप सबको जोड़ने के लिए चले हैं, जिसमें संघ या भाजपा के लिए स्थान नहीं है, ये आपकी बात से साफ जाहिर है, पर आपको जॉर्ज पोनैया पादरी वो स्वीकार हैं जो भारत माता के संदर्भ में ये टिप्पणी करने के आरोपी हैं। उन्होंने कहा कि हम जूते इसलिए पहनते हैं क्योंकि भारत माता अशुद्ध है। ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है। आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको जॉर्ज पोनैया भाएंगे, पर इस देश को मां स्वरूप समझने वाला संगठन आपको नहीं भाएगा? उस संगठन मां वत्सले मातृभूमि सदा वत्सले ये कहने वाले लोग नहीं भाएंगे? ये थोड़ा बताइए। डॉक्टर साहब, आरएसएस में फिर कह रहा हूं कि आरएसएस के किसी व्यक्ति से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन आरएसएस की जो विचारधारा है, जो विचारधारा कट्टरता फैला रही है, जो विचारधारा एक धर्म, एक जाति, एक क्षेत्र को कहीं ना कहीं इस भारत की प्रक्रिया, जो भारत एक विविधता में एकता है, उसको खत्म करने का प्रयास कर रही है, जिस तरह से एक धर्म की कट्टरता को सिर्फ फैला करके वो देखती है, जो धर्म की संपूर्णता को नहीं देखती, हमें उस विचारधारा से विरोध है। तो उसमें आग लगा देंगे? हम उसी परंपरा नहीं, तो डॉक्टर अजय उपाध्याय उसमें आग लगा देंगे का काम किए। मेरा सवाल है, तो उसमें आग लगा देंगे? और फिर बताइए, कांग्रेस के झंडे को, कांग्रेस के पार्टी को जितनी गालियां सुबह शाम ये लोग बेचारे देते हैं, क्या ये लोग प्रधानमंत्री का पुतला हमारे समय में नहीं फूंकते थे? देश में एक तिरंगे का, जो कांग्रेस पार्टी का तिरंगा भी उसमें पार्ट है, उस झंडे को ये लोग फूंकते रहे हैं। तो अब आपको अपने अहिंसा के सिद्धांत के मुकाबले भाजपा या संघ का तरीका ज्यादा भा रहा है निपटने के संदर्भ में? डॉक्टर अजय उपाध्याय, यही स्वीकारोक्ति आप कर रहे हैं कि हमारे वाले तरीके से मामला नहीं बन रहा, तो थोड़ा भाजपा का तरीका अपनाएं, थोड़ा संघ का तरीका अपनाएं? जी डॉक्टर अजय उपाध्याय, कार्टून में एक कार्टून था, कार्टून बना हुआ है, कोई ऐसा थोड़ा है कि इनके पूरे खादी। चलिए, डॉक्टर अजय उपाध्याय का अपना तर्क है, ये कार्टून है। मैं डॉक्टर राकेश पाठक के पास जब आऊंगा तो इसमें टिप्पणी लूंगा। डॉक्टर धनंजय गिरी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। संक्षिप्त में डॉक्टर धनंजय गिरी का हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर पवन शर्मा जी के पास चलते हैं। जी धनंजय जी, क्या कुछ ऐसा कह दिया डॉक्टर अजय उपाध्याय ने जो आपको लग रहा है असहनीय है? देखिए, जिनके नेता राहुल गांधी, उनसे आप यही उम्मीद कर सकते हैं ना। इनको पादरी पुनैया जो जूता पहनकर कहते हैं भारत माता अशुभ है, उनके बारे में बोलने में लज्जा आती है। और संघ जैसे मातृ संगठन को, जो भारत माता को माता कहते हैं, जब डॉन में जिसमें छपा कि अगर आरएसएस 10 साल पहले बन गई होती तो भारत का विभाजन नहीं होता, और 10 साल बाद बनता तो हम आधा हिंदुस्तान ले लिए होते। इन्हें संघ के बारे में पता ही नहीं है। एक कहा गया है कि ना, कि सागर कैसा, सागरोपम, गगन कैसा, गगनोपाकार, राम रावण युद्ध कैसा, राम रावण युद्ध जैसा, सागर सागर जैसा, गगन गगन जैसा, राम रावण युद्ध राम रावण युद्ध जैसा, तो संघ कैसा, तो संघ जैसा। संघ को बाहर से कोई नहीं जान सकता। संघ के बारे में जानना है तो जैसे सागर को जानना है तो सागर में आना पड़ेगा। अब राहुल गांधी से आप हिंदुत्व सीखेंगे तो आप कहते हैं हम सॉफ्ट हिंदुत्व। अरे हिंदुत्व का मतलब ही होता है कि सॉफ्ट। हिंदुत्व में अतिरिक्त अलंकार की जरूरत ही नहीं है। जिसको इतना बेसिक क्लियर नहीं हो, जिसका कि हिंदुत्व का मतलब ही सबको समाहित करने का, एकम सत विप्रम बहुधा बदंती, जिसकी मूल आत्मा ही यही कह रही हो, उसमें को वो हिंदुत्व दिखाई देता है देश में। आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ना, उसमें एक मुसलमान के लिए अब संसद में जगह नहीं रह गई। ये हिंदुत्व आपका दिखाई दे रहा है हमें। जितना समावेशी आपका है ना, वो भी देश देख रहा है। तो इतनी बड़ी बात करना अलग बात है, और हिंदुत्व के अंतर्गत जाति के तहत पर जो कुछ चला है अतीत में, वो भी देश को पता है। तो इतनी आसानी से खारिज मत कीजिए। सवाल बहुतेरे हैं और उन सवालों के उत्तर के लिए विमर्श भी एक बड़ा मुकाम ले रहा है। मैं पवन शर्मा जी के पास आना चाहता हूं। भाजपा और कांग्रेस के वैचारिक मतभेद, व्यवहारिक मतभेद सब जाहिर है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरे अभियान को किस दृष्टि से देख रही है, ये जानने में हमारी दिलचस्पी इसलिए है कि एक समय से कोशिश हो रही है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन,
और उसको उत्तर के तौर पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को प्रस्तुत करने की चेष्टा करती है। ऐसे में राहुल गांधी का पदयात्रा के लिए निकलना केवल नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के लिए भी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। ये चुनौती पवन जी आप कितनी गंभीरता से ले रहे हैं? भाजपा खारिज तो करती है ये कोई चुनौती नहीं, पर गंभीरता से ले रही है, ये उसकी प्रतिक्रियाओं में दिखता है। आप किस नजरिए के साथ हैं, जानने में दिलचस्पी है। देखिए हिमांशु जी, मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा कि कौन कितने की टी शर्ट पहन रहा है, कौन 10 लाख का सूट पहन रहा है, कौन 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ रहा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा जी। आज एक कांग्रेस की समस्या ये है कि अपने वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस अपने विलुप्त होने के कगार पे है जी। ये मैं नहीं कह रहा है, देश का हमारा 8 साल का इतिहास कह रहा है। जब 2014 में भाजपा की केंद्र में सरकार बनी तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम था अपोजिशन का कि अपोजिशन की भूमिका में कांग्रेस को लोगों ने देखा और उम्मीद की कि भाई कांग्रेस अच्छा अपोजिशन का रोल अपना अदा करेगी। उसके बाद का उदाहरण देख लीजिए आप, ऐसा हुआ कि भाजपा कांग्रेस मिलकर फिक्सिंग मैच खेलते हैं। कांग्रेस के विधायक कब बिक जाए पता नहीं किसी को। पत्रकार बंधु हमारे टेंशन में रहते हैं कि सुबह बिक जाएंगे शाम को बिक जाएंगे, कोई झूठ ना बोलते हैं, वो उनको अपडेट रहना पड़ता है। कांग्रेस की समस्या आज ये है, देखिए हिमांशु भाई, मैं कुछ राज्यों का उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा। जब देश के लोग भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को मैंडेट देते हैं, गोवा का उदाहरण आप ले लीजिए, गोवा के लोगों ने कांग्रेस को मैंडेट दिया भाजपा के खिलाफ। उसके बाद क्या हुआ, भाजपा के विधायक कम थे लेकिन कांग्रेस के विधायक बिक गए और उन्होंने भाजपा की सरकार बनवा दी। मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के विधायकों को वहां के लोगों ने मैंडेट दिया लेकिन कांग्रेस के विधायक बिक गए और वहां पे सरकार भाजपा की बन गई। मणिपुर का उदाहरण आप ले लीजिए, उत्तराखंड का उदाहरण ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। कुछ आंकड़े मेरे पास हैं, पिछले इनके भाजपा के कार्यकाल में लगभग 277 विधायक इन्होंने खरीदे भाजपा ने। उस पर लगभग 6300 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए, क्योंकि दिल्ली में हमारे विधायकों को अप्रोच किया। हालांकि महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर ये हंगामा जब हो रहा था तो खोखा खोखा बात करते थे, 50 खोखे की बात करते थे, 50 करोड़ की वो लोग बात करते थे। हालांकि अगर आप 20 करोड़ का भी उदाहरण लगाएं तो लगभग 6300 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने खर्च किए। क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आज देश की जनता के सामने मुद्दे ये हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को विजन क्या है। 75 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गए, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज हमारी पॉलिटिकल पार्टी इस पे बहस कर रहे हैं कितने टी शर्ट कैसी पहनी है, किसने 10 लाख का सूट पहना है। आज देश के लोगों को इससे सरोकार नहीं, देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई 75 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गए, अब हमारे बच्चों को अच्छा रोजगार कैसे मिलेगा जी, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जो है, उन्होंने देश के सामने एक विजन रखा मनसुख भाई। उन्होंने कहा कि हम देश के 130 करोड़ लोगों को एक साथ लाके, एक साथ हमको आना पड़ेगा, छोड़ दीजिए पॉलिटिकल। मैं थोड़ा आपको रोकना चाहता हूँ विनम्रता पूर्वक। असल में मेरी बातचीत का विषय आज जो है ना, केजरीवाल जी का काम नहीं, राहुल गांधी की यात्रा है। आपसे जानना ये चाहता हूं कि देश का नेतृत्व करने का सपना देख रही आम आदमी पार्टी राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर क्या दृष्टिकोण रखती है, ये जरा देश की जनता के सम्मुख आए। मैं चाहूंगा विनम्रता पूर्वक आपसे, केजरीवाल के काम का बखान करने के लिए हम कार्यक्रम फिर कर लेंगे, अभी थोड़ा इस पदयात्रा पर रह लें, थोड़ा कांग्रेस के इस कदम पर रह लें, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया पर रह लें, या आपने इसको इग्नोर कर दिया है, ना कांग्रेस देखना ना भाजपा देखना, केवल अपना 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 देखना। देखिए हिमांशु जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आज देश के लोगों को इस चीज से मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, उनको मतलब है कि जिसको सरकार में चुन के भेजते हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो डिफरेंस है। आज कांग्रेस के पास में दो चीजें कमी है, एक तो विजन इनके पास में नहीं है, लीडरशिप की दूसरी इनके पास कमी है। देश के लोग जब कांग्रेस को चुनते हैं उनको भरोसा नहीं होता कब कांग्रेस के विधायक बिक जाएंगे और भाजपा की सरकार बना देंगे। ये उदाहरण है, 277 विधायक भाजपा ने खरीदे हैं पिछले 8 साल के कार्यकाल में। तो लोगों का भरोसा ये है कि जिसको चुन के भेज रहे हैं उनको हमारे लिए क्या करना। अरे पवन जी, मैं तो ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा था कि एक 4-6 दिन का आपने एक आंदोलन किया था दिल्ली में अन्ना हजारे को सामने रखकर, और उसके तहत इतना जन समर्थन जुट गया कि दिल्ली में आपने एक नया दल बनाकर सरकार बना ली। तो वो 4-6 दिन के आंदोलन में अन्ना हजारे नाम के एक ब्रांड का इस्तेमाल करके आपने ये सफलता हासिल की थी। राहुल गांधी तो 180 दिन के लिए निकल रहे हैं, 3500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने वाले हैं। तो कुछ तो कहिए इसके संदर्भ में, बाकी तो सारी बात ठीक है, पर आपने जो किया उसके मुकाबले ये थोड़ा बड़ा कदम दिख रहा है। इसके संदर्भ में कोई बेचैनी आपको है, या आपने कहा अभी हमारे पास खोने के लिए इतना कुछ है ही नहीं तो बेचैन क्या होना है?
बिल्कुल आपने बात की। देखिए पार्टी बनी, उस पे सरकार ने काम किया और दिल्ली के लोगों ने मोहर लगाई और देश के लोगों से मोहर लगा रहे हैं। जी। दूसरी आपने बात कही कि आज देखिए देश के लोग कांग्रेस को सीरियसली ले नहीं रहे हैं, उसी तरह से भाजपा भी कांग्रेस को सीरियसली ले नहीं रही है। क्योंकि देखिए मैं पिछले कुछ दिनों से एक टीवी चैनल, बड़े फेमस टीवी चैनल, उनका एक मैं सर्वे देख रहा था। उन्होंने सर्वे किया कि आज देश में नरेंद्र मोदी जी का विकल्प, उनको चुनौती देने के लिए कौन है। उसमें 63% देश के लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे सकते हैं, उनके लिए चैलेंज है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आज नरेंद्र मोदी जी की आंख में अरविंद केजरीवाल जी खटके हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने देश के लोगों को यह समझा दिया है कि आप सरकारों से सवाल करो, बहुत हो गया, अब ये सवाल करो कि हमारे देश के बच्चों को रोजगार कब मिलेगा, हमारे देश के बच्चे आत्महत्या करने में मजबूर हो रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे देश के बच्चों को सरकारी स्कूल में अच्छी और मुफ्त शिक्षा कैसे मिलेगी, इस पे सरकारों को बात करनी चाहिए। लेकिन आज देखिए, मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? हाँ बिल्कुल आ रही है। आपको ऐसा क्यों लगा? क्या केजरीवाल जी की प्रशंसा में आप शब्द बोलेंगे तो आवाज माइक ही हम बंद कर देंगे? तो पवन जी के साथ थोड़ा हमारा संपर्क रुक गया है, मैं वापस उनके पास लौटूंगा, लेकिन अब बात इतने विस्तार से हो गई कि डॉक्टर राकेश पाठक के इसमें दखल का समय आ गया है। तो डॉक्टर राकेश पाठक, आपने तीनों पैनलिस्ट की बात को सुना। कांग्रेस बहुत गंभीरता से ले रही है, बीजेपी दावा करती है गंभीरता से नहीं ले रही है, लेकिन जितनी गंभीरता से ले रही है वो बतौर पत्रकार आप भी देख रहे हैं, और आम आदमी पार्टी इसके बीच में अपनी संभावना इस रूप में देख रही है कि भाजपा किसी तरीके से राहुल गांधी को पूरा खारिज कर दे ताकि केजरीवाल की स्वीकृत नियुक्ति नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर हो जाए। ऐसा उनकी बात से लग रहा है। एक पत्रकार के तौर पर आप क्या देख रहे हैं? क्या यात्रा प्रारंभिक चरण में ही अपने उद्देश्य को प्राप्त करती हुई दिख रही है कि राहुल गांधी को गंभीरता से लिया जाए? भाजपा ने कम से कम गंभीरता से ले लिया, तो अब देश भी गंभीरता से ले लेगा। डॉक्टर हिमांशु जी, पहले तो मैं एक बात जोड़ दूं। आपने शुरू में 3 डॉक्टरों का जिक्र किया था जी, चौथे का जिक्र मैं कर देता हूं, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी। तो इस फोरम पर चार डॉक्टर हैं जी। अब मैं क्रमशः बिंदुवार आता हूं आपके सभी प्रश्नों पर। हमारे विद्वान साथियों ने जो बातें कही हैं उस पर आ जाते हैं। नंबर 1, भारत जोड़ो यात्रा भले ही घोषित रूप से गैर राजनीतिक बताई जा रही हो, ये कहा जा रहा हो कि देश की समरसता, भाईचारा, एकता और जो टूटन है समाज में उसे जोड़ने के लिए है, उतना उद्देश्य घोषित ठीक भी है, किसी भी राजनीतिक दल को ऐसा ही कहना चाहिए। लेकिन प्रकारांतर से इसके फलितार्थ, इसके निहितार्थ राजनीतिक ही हैं, होना भी चाहिए। हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो संविधान सम्मत, लोकतंत्र सम्मत ऐसा हर कदम उठाए, ऐसा हर आंदोलन करे, नाटक नौटंकी करे, प्रपंच रचे जो कानून के खिलाफ ना हो और समाज की किसी भी तरह से समरसता को तोड़ने का काम न करता हो। श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने जब रथ यात्रा निकाली थी तो उसका घोषित उद्देश्य भले राम मंदिर का निर्माण था, लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि अंततः उसके उद्देश्य राजनीतिक ही थे और उस संधान में वो यात्रा सफल रही थी। यद्यपि अपने पीछे पीछे उस रथ के पहियों के नीचे खून के निशान छूटते रहे, ये भी इस देश ने देखा है। एक बात, 2-3 बिंदु इस बीच में आए हैं। आप बार बार कह रहे हैं इतनी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ले बैठी है, तो क्या देश भी उतनी ही गंभीरता से लेगा? हम और आप सामान्य तौर पर राजनीति और पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, इसलिए अभी तक इन 5 दिनों में ये तो हम समझ गए हैं कि देश भले गंभीरता से न ले इस यात्रा को, या जब लेगा हम नहीं जानते, ये देश की जिम्मेदारी है, हम उस पर थोपने वाले कोई नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे बहुत गंभीरता से ले लिया है। बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, अभी स्मृति ईरानी जी, पूरा तंत्र, आईटी सेल, सोशल मीडिया, सारे प्रवक्ता, उनके मुख्यमंत्री जितने राज्यों में हैं, वे सब इस यात्रा को लेकर प्रतिदिन कोई ना कोई बयान दे रहे हैं। राजनीतिक स्तर पर, विचार के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का यह कर्तव्य है डॉक्टर हिमांशु कि वो अपने प्रतिपक्षी दल के विरुद्ध, उसके किसी आंदोलन के विरुद्ध, उसकी किसी पदयात्रा के विरुद्ध तर्क के आधार पर और वैचारिक लड़ाई लड़े। भारतीय जनता पार्टी को लड़ना चाहिए, इसमें हमें और आपको क्यों आपत्ति होना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी गलती भारतीय जनता पार्टी कर रही है लगातार कि वो वैचारिक मुद्दों की बजाय प्रतीकों पर उलझ गई और वो लगातार बूमरैंग हो गया हिमांशु जी।
8 दिन में 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ उल्टे बांस बरेली लद गए। हमारे आदरणीय विद्वान मित्र धनंजय गिरी जी ने 2 बार आटे की कीमत का जिक्र कर दिया। वे ये भूल गए कि सेकंड के 100वें हिस्से में कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष ने अपनी गलती को करेक्ट करके केजी बोल दिया था, और हमारे आपके पेशे की एक बड़ी पत्रकार साथी ने, नविका कुमार जी ने, उस ट्वीट को डिलीट करने पर उन्हें विवश होना पड़ा था। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिन प्रतीकों को लेकर चल रही है इस दरमियान, दूसरा बूमरैंग हुआ टी शर्ट को लेकर। बीजेपी ने अपने फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर पिन करके सबसे ऊपर लगाया टी शर्ट की कीमत को। यकीन मानिए, जब से ये सोशल मीडिया का प्रादुर्भाव हुआ, ये पहला अवसर था कि भारतीय जनता पार्टी के फेसबुक पेज पर जब तक मैंने देखा था, 1,37,000 कमेंट में से 1,36,000 कमेंट भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री के विरुद्ध थे। उनके कोट, उनकी घड़ी, उनका पेन, तमाम चीजों को लेकर टिप्पणियां थी। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक भूल थी। तीसरी गलती श्रीमती स्मृति ईरानी ने कर दी। वे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पास अमला है, उनके पास जनसंपर्क के अधिकारी होंगे, केंद्रीय सूचना सेवा के अधिकारी होंगे। उन्होंने इतना जानने की कोशिश नहीं की कि राहुल गांधी श्री पेरुम्बदूर के बाद विवेकानंद स्मारक ही गए थे। मुझे खेद होता है एक नागरिक और एक पत्रकार के रूप में कि संविधान की शपथ लेने वाली एक केंद्रीय मंत्री अखंड असत्य का वाचन करती हैं। वे इतना भी नहीं देखते कि बोलने से पहले सिर्फ इतना पता लगा दें कि राहुल गांधी गए थे कि नहीं गए थे। आजकल तो गूगल पे सब मालूम पड़ जाता है जी। अब आते हैं बयानों पर। डॉक्टर धनंजय जी ने कहा कि राहुल गांधी के जिन बयानों का जिक्र किया, तो ये भी बूमरैंग हो रहा है। जिस दिन आटे का उन्होंने वीडियो वायरल किया, उस दिन 600 करोड़ मतदाताओं के द्वारा चुने जाने वाले प्रधानमंत्री, बादलों की ओट से रडार को धोखा देने वाले प्रधानमंत्री, एक्स्ट्रा 2AB का आविष्कार करने वाले प्रधानमंत्री, अनगिनत वीडियो आ गए। मुझे दुख होता है, मैं अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहता हूं। मुझे सचमुच खेद होता है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री के सम्मान में इस तरह से आघात होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे बचना चाहिए। वो राहुल गांधी की इस यात्रा का विरोध करें, ये बहुत अच्छी बात है। एक और बात, राहुल गांधी के बारे में जो ग्रुप 21 है या जो छोड़कर लोग बयान जारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वे कांग्रेस की चिंता का विषय होना चाहिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय सोचें, कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे दिनों में से गुजर रही है और उसके लिए राहुल गांधी और उनका राष्ट्रीय नेतृत्व भी जिम्मेदार है। लेकिन आपने सतपाल मलिक की एक बात याद दिलाई। मुझे सचमुच खेद होता है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ राज्यपाल जब हजारों लोगों के सामने आम सभा में कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने मुझसे कहा, इसकी तो अक्ल मार ली है कुछ लोगों ने। इसकी माने कौन? माननीय प्रधानमंत्री, 130 करोड़ लोगों का मुखिया और एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ राज्यपाल इसकी अकल मार ली गई कहता है, और उसके बाद न केंद्रीय गृह मंत्री उसका खंडन करते हैं, न केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है, न पीएमओ करता है। तो मुझे दुख होता है। इसकी भी चिंता धनंजय जी कीजिए। कांग्रेस में जो नेता बयान दे रहे हैं राहुल गांधी की, उसकी चिंता ये कर लेंगे अजय उपाध्याय जी। पर दोनों ही तरफ ये अच्छी चीजें नहीं हो रही। अब आते हैं, आपने पूछा कि देश इस यात्रा को किस रूप में लेगा, क्या ये यात्रा सफल हो गई है? तो हिमांशु जी, मैं अभी इससे मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अभी मात्र 6 दिन हुए, आज 6वां दिन खत्म होने जा रहा। अभी 146 दिन और बाकी है, 150 दिन की यात्रा है। 12 राज्यों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जानी है। डॉक्टर गिरी कह गए कि कांग्रेस शासित राज्यों में जा रही यात्रा। डॉक्टर साहब, 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वित्त भर की पार्टी जिसका कोई नाम लेवा इस देश में बचा नहीं। आपके हिसाब से 2019 में 12 करोड़ वोट मिले थे कांग्रेस को, तो कांग्रेस के राज्यों में कहां जा रही यात्रा? 2 तो राज्य हैं कांग्रेस के, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। अब आते हैं इसके प्रभाव पर कि क्या सचमुच जनता में इसका प्रभाव गया है कि नहीं गया। एक बात तो माननी पड़ेगी, अभी तक जितनी उसने यात्रा पूरी की है, जनता उसके साथ आ रही है। ऐसे राज्यों से निकली है, अब केरल में तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, तमिलनाडु में स्टालिन उनके सहयोगी हैं, उनके साथ शामिल हैं, इतनी बात ठीक है। असली चुनौती होगी हिंदी भारत में आने पर। लेकिन जितना प्रचार भारतीय जनता पार्टी करे दे रही है इस यात्रा का, वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा। तीसरी बात, अब तक होता यह था कि भारतीय जनता पार्टी तय करती थी राष्ट्रीय विमर्श का एजेंडा, नैरेटिव,
एजेंडा, नरेटिव, वो जाजम बिछाती थी, वो बिसात बिछाती थी, वो पिच तैयार करती थी, वो मैदान तैयार करती थी कि ये पिच है, ये मैदान है, ये जाजम है, ये बिसात है, आइए इस पर खेलिए। खेल के नियम भी हम बनाएंगे, रेफरी भी हमारे होंगे, एम्पायर भी हमारा होगा। पिछले 8-9 साल में ये पहला अवसर है कि नैरेटिव और एजेंडा कांग्रेस तैयार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उस ट्रैप में बार बार फंस रही है। तो डॉक्टर राकेश पाठक इस नतीजे के साथ में है कि कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा के माध्यम से 8 साल में पहली बार देश में विमर्श का नया तरीका इजाद करने में सफलता हासिल की है। क्या डॉक्टर धनंजय गिरी कांग्रेस की इस सफलता को स्वीकारने के लिए तैयार है? ये जानने में मेरी दिलचस्पी है। दूसरा जानने में दिलचस्पी इस बात की भी है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर बात करेगी या अभी भी चिंता करेगी उन्होंने पैंट कौन सा पहना है, उन्होंने जूता कौन सा पहना है, उन्होंने खाना किस थाली में खाया है? ये जानने में दिलचस्पी है। थोड़ा बताएंगे डॉक्टर धनंजय गिरी जी? हम हिमांशु जी, हम लोग लंबे समय तक विपक्ष पे रहे जी, इसलिए हम विपक्ष का सम्मान भी करते हैं वैचारिक स्तर पर, और हम ये मानते हैं कि विपक्ष को सशक्त होना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक जरूरत है भारत के राष्ट्र की जी। और हम लोग नमस्ते सदा वत्सरे मातृभूमि की सेवा के लिए और तन समर्पित, मन समर्पित और जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और हम जब विपक्ष में रहते हैं तब सरकार के पक्ष रखने के लिए यूएनओ में जाकर के देश के भला करते हैं। और जिस संघ की बात कर रहे हैं वो संघ चाइना वार के समय खड़ा होकर के ट्रैफिक कंट्रोल करता है और पंडित नेहरू उन्हें 26 जनवरी के परेड में बुलाते हैं। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये हमारा बैकलॉग है और हम इस तरह के विचार रखते हैं और हम विपक्ष के सम्मान को आत्मसात करते हैं। लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि राहुल गांधी कुछ गलत कर एक बात बताइए डॉक्टर धनंजय गिरी जी, मेरी एक विनम्रता पूर्वक हस्तक्षेप है इसमें। ये विपक्ष का हम सम्मान करते हैं, विपक्ष को मजबूत करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लोकतांत्रिक आस्था रखते हैं, ये जितनी भी बात आप बोलते हैं ये बात विपक्ष का कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं बोलता है? आप इतने उदार मना हैं, इतना विशाल दृष्टिकोण रखते हैं, इतने उदार व्यवहार के साथ विपक्षी नेताओं के साथ डील करते हैं, पर जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबको शिकायत है, सबको शिकवा है, सबको नाराजगी है, सबको गुस्सा है, सबको क्षोभ है और इस बात के लिए है कि आपने केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी नेताओं का जीना मुहाल कर रखा है, विपक्षी दलों का जीना मुहाल कर रखा है। अगर आप चाहें तो इसके संदर्भ में मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय और सम्मानीय पवन शर्मा जी को एक राय होकर कहलवा सकता हूं, अगर आप चाहें तो। अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसे अभी डॉक्टर अजय उपाध्याय की बात अलग थी, पवन शर्मा जी की बात अलग थी, पवन जी आपका क्या कहना है? विपक्ष को मजबूत करने के लिए, विपक्ष को सम्मान देने के लिए माननीय धनंजय गिरी जी का राजनीतिक दल पूरी तनमन से काम कर रहा है? बिल्कुल, काम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको सीबीआई ईडी पे जितना भरोसा था उतना भरोसा हमको भी है। तो कुल मिला के पवन जी ने बता दिया। अजय बताइए, शायद आप धनंजय जी के साथ हो? जी अजय जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द दिया है अभी, अखंड असत्य का वाचन जी। तो जो विपक्ष के लिए जो अखंड असत्य का वाचन श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने आज ही किया है, ये विपक्ष को कितना सम्मान देने वाली बात है, इससे ज्यादा कुछ कहने लायक नहीं है। तो डॉक्टर धनंजय गिरी जी, विपक्ष तो कम से कम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप उसके प्रति सम्मान का भाव रखें, पर बहरहाल हम मुद्दे पर रहते हैं और इस मुद्दे के संदर्भ में मेरा सवाल है कि क्या उन मुद्दों पर बात की जाएगी जो मुद्दे सामाजिक समरसता के संदर्भ में, जो मुद्दे महंगाई के संदर्भ में, जो मुद्दे गरीबी या बेरोजगारी के संदर्भ में, जो मुद्दे इस देश में विघटनकारी शक्तियों का सर उठाने के संदर्भ में, हिंदू मुसलमान के संदर्भ में दूरी बढ़ाने के संदर्भ में, क्या इन पर जवाब देने के लिए भाजपा के द्वारा कोई कोशिश की जाएगी या आपको लगता है कि आपका काम राहुल गांधी की टी शर्ट, राहुल गांधी का कंटेनर, इससे चल जाएगा? देखिए हिमांशु, जो आपको सिलसिलेवार बता दूं, पहले आपकी बात पे आता हूँ जो आपने विपक्ष की बात कही। हमने अलग से किसी जांच एजेंसी का निर्माण नहीं करवाया। सीबीआई, ईडी और तमाम जांच एजेंसियां कांग्रेस के सरकार की देन है और उनको दी गई प्रदत्त शक्तियां उस समय के चिदम्बरम जी ने ईडी को जो शक्तियां दी थी, आज वो जब विपक्ष में है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उन्हीं ईडी की शक्तियों को कम कराने का निवेदन करने के लिए। दूसरा, अगर उन छापों से 2.25 लाख करोड़ रुपया
1.25 लाख करोड़ नकद बरामद होता है, तो मेरे ख्याल से देश के आम जनमानस से पूछिए तो कहेगा ये छापे सही है। दूसरी बात, अगर आप किसी से पूछेंगे कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो उसे डर किस बात का है, उसे भय किस बात का। तो अब आपकी बात पे मैं आता, हमारा काम ये बिल्कुल नहीं है कि राहुल गांधी जी क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, उससे हमें कोई, लेकिन उनके विचार क्या है, किस डिस्कोर्स को बात करना चाहते हैं। अब राहुल गांधी से अगर आप हिंदुत्व सीखने लगिएगा, जैसे सोमनाथ के मंदिर में जाते हैं तो गैर हिंदू रजिस्टर में साइन करते हैं, और जब वैष्णो देवी जाते हैं तो कपड़े को कहते हैं कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूं, और कपड़े के ऊपर से जनेऊ पहनते हैं। इस हिपोक्रेसी के खिलाफ है, ये हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप जो है वो रहिए, उसमें कहां कोई कंफ्यूजन की बात है। दूसरा, हम देश के आम जनमानस को, हम चूंकि हमारे जो सचिव प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए गरीबी कोई कागजी बात नहीं है, उन्हें कागज पे समझने की जरूरत नहीं कि गरीबी होती क्या है। गरीबी और गुर्बत उनके लिए भोगा हुए यथार्थ है, वो इसी से निकल के आए हैं। आम आदमी के अंतर मन की पीड़ा उसके क्या होती है, क्या क्या उसके गुजरती है, वो कहते हैं ना कि रब जाने क्या गुजरती है कतरे के गौहर होने तक। तो वो उस पीड़ा को आत्मसात किए हुए, उस जीवन को जिए हुए हैं, उस घटनाक्रम से निकल के बाहर आए हुए, तो वो देश की गरीबी को जानते हैं। और जब 2014 में हम सरकार बनी थी तो हम दुनिया के 10वीं अर्थव्यवस्था थे, आज हम दुनिया के 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। और उनका सब क्या है कि भाई हम 2025 तक इससे भी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के जाने की बात है। तो हमारे विचार वहां पर है कि देश को सबल समर्थ बनाना। और ये कहने की बात नहीं, मानसून जी आप बड़े पत्रकार हैं, वो खुद जानकारी होगी कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत कितनी रफ्तार से तरक्की कर रहा है, भारत आत्मनिर्भर होने की तरफ से कितनी आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जिस नैरेटिव और जिस एजेंडा की बात आप कर रहे हैं, इन क्षुद्र बातों में के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार कभी भी अलाउ नहीं करते। जो मैंने कहा वो बड़े मन से कहा, और सही सदैव मन से कहा, और स्वच्छ मन से कहा कि हाँ, हम सम्मान करते हैं, भारत के हर नागरिक का सम्मान करते हैं, हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, और हम इसमें विश्वास रखते हैं। सम्मान धनंजय गिरी के सम्मान से अभिभूत हो गए डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप ये जानने में हम सबकी दिलचस्पी है। क्या कहते हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय? उनका कहना है कि मुद्दों पर बात कर ली जाए। देश इन 8 साल में तरक्की के नए आयाम तय कर रहा है, नए सोपान तय कर रहा है, सफलता की नई छलांगे लगा रहा है, और एक आप हैं, आपसे देश की ये तरक्की, ये खुशहाली, ये समृद्धि बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो इसलिए अब आप सड़क पर उतर रहे हैं। कुल मिला के निहितार्थ ये है डॉक्टर धनंजय गिरी का। तो आपसे जानना है, आप देश के संदर्भ में अपने आप को समर्पित बताते हैं और देश की प्रगति पर जाते देख छाती पीटने के लिए सड़क पर आ जाते हैं, क्या कर रहे हैं आप डॉक्टर उपाध्याय? देखिए, हम तो चाहते हैं डॉक्टर धनंजय गिरी जी मुद्दों पर ही बात करें। महंगाई क्यों इतना बेतहाशा है, क्यों कमर तोड़ रहा है, क्यों लोग परेशान है, क्यों आज भी जो महंगाई का दर अभी सरकार का आया है 1 घंटे पहले, वो क्या दर्शाता है। आरबीआई कहती है 6%, 2 से 6% होना चाहिए, वर्षों से कई सालों से वो जो है 6% से ऊपर है, 7% 7.5% है। टैक्स जो सब चीजों पर लगाया है, हम तो चाहते हैं उस पर बहस हो कि क्यों लोगों के पेट पे टैक्स लग गया है। हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह अभी बात की उन्होंने, प्रधानमंत्री जी गरीबी को समझते हैं, तो हमको भी दिलचस्पी है कि जब गरीबी को इतना समझते हैं तो कैसे 23 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे आ गए। मनमोहन सिंह जी गरीबी को नहीं समझते थे, फिर 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए थे। हम ये भी जानना चाहते हैं और हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं कि क्यों इस देश का जो नौजवान है, युवा है, 45% जो युवा है वो क्यों दर दर की ठोकर खा रहा है। 22 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं और 7 लाख लोगों को नौकरी मिलती है। कोरोना के समय में अभी तक जो है 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली जाती है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर, आप इतना सब कुछ जानना चाहते हैं, पर जब आप सत्ता में रहा करते थे तो जो जना फॉर्म भर देता था उसे नौकरी मिल जाती थी। आपने इतना लंबा शासनकाल चलाया, उस समय पर सरकारी नौकरी इतनी सहूलियत के साथ थी कि जाओ दफ्तर में फॉर्म भरो और नौकरी लेकर ही बाहर निकलो, ऐसा था। ये मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार आई उसके बाद ये हालात बदल गए, इन्होंने बड़ा खराब कर दिया। कुछ ऐसा कहना है आपका? आप बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ऐसा नहीं था कि बिना योग्य व्यक्ति को नौकरी मिल जाए, और ये भी नहीं था कि 16,000 गुना जो है बिना योग्य बिजनेसमैन का जो है रुपया 16,000 गुना बढ़ जाए। ये इसी सरकार में हुआ, और ये भी इसी सरकार में हुआ कि 4500 साल में सर्वाधिक भीषणतम बेरोजगारी जो इस देश चल रहा है। ये कोरोना से पहले की ये लाइन है, और ये
डाटा है, मेरा डाटा नहीं। अच्छा, फिर मेरा एक सवाल है, क्योंकि मेरे पास समय सीमित है डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं पवन जी और डॉक्टर आगे पाठक से भी टिप्पणी लेना चाहता हूं। इतना खराब शासन इनका है, इतना बुरा शासन इनका है, इतनी बदहाली देश की इन्होंने कर दी जैसा आप बताते हैं, इसके बावजूद भी जनता मर मिट रही है नरेंद्र मोदी पर, ये वही भारतीय जनता पार्टी पे। वोट इन्हीं को मिलते हैं, लोग इन्हीं के लिए उमड़ते हैं। थोड़ा इस पर भी तो कुछ कह लीजिए ना। आपके आंकड़े तो इतना डरा देते हैं कि अगर इन आंकड़ों को जनता वाकई सच मानती है तो भाजपाइयों का तो घर से बाहर निकलना मुश्किल होना चाहिए, पर लोग तो इन्हें वोट देने के लिए घर में से बाहर निकल के लाइन में लग जाते हैं। ये क्या खेल है? थोड़ा इसमें टिप्पणी और कर दे, फिर पवन जी के पास आऊं। आप पूरे देश के यदि राजनीतिक हालात को देखिए, हाँ आंकड़ों में जरूर जो है जीत इनकी हुई है, लेकिन कितने प्रतिशत वोट इनको मिले हैं और बाकी लोगों को क्या वोट मिले हैं, पहली बात। दूसरी बात, शायद हम नैरेटिव उस समय नहीं पैदा कर पाए, हम ईमानदारी से कहते हैं, और ये नैरेटिव जो है धीरे धीरे अब देश की जनता इसको समझ गई है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर अजय उपाध्याय ने मर्म की बात कह दी। डॉक्टर राकेश पाठक जो बात कह रहे थे कांग्रेस के संदर्भ में, अजय उपाध्याय कह रहे हैं नैरेटिव पहले सेट नहीं कर पाए हम, अब इस पदयात्रा के माध्यम से नैरेटिव सेट कर देंगे और उस नैरेटिव के अंतर्गत इस सरकार की तथाकथित विफलताओं को जनता के बीच में रख देंगे। पर अगर डॉक्टर अजय उपाध्याय ये कर देंगे तो केजरीवाल क्या करेंगे? पवन जी, अब तो कम से कम डरिए। डॉक्टर राकेश पाठक जैसा वरिष्ठ पत्रकार बता रहा है ये एजेंडा सेट कर रहे हैं अब देश का। पहले भाजपा ने किया, अब कांग्रेस करने में सफल हो रही है, और डॉक्टर अजय उपाध्याय बता रहे हैं क्या करने जा रहे हैं। आप कितना डर रहे हैं अपनी राष्ट्रव्यापी संभावनाओं को लेकर? भाजपा की बेचैनी तो दिख रही है, अब आपको भी होने लगी कि नहीं, जानने में दिलचस्पी है हमारी। हिमांशु जी, हमें थोड़ा समय दीजिएगा, वो समय कम मिला है। देखिए, दो मुद्दे अब जाके डिबेट पहुंची है सही विषय पे बात करने के लिए जी। इन्होंने ईडी की बात करी। ईडी की रेड इनके कार्यकाल लगभग 3000 से ज्यादा जगह पर ईडी की रेड हुई है, और उस ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5%। इसका मतलब है कि 200 लोगों में से 1 लोग ही इनको आरोपी मिलते हैं। तो आज पूरे बीजेपी का जो लक्ष्य है अपोजिशन के नेताओं को डराने धमकाने का है। दूसरा, आज देखिए, आज देश के मुद्दे ये हैं कि आज हमारे देश में महंगाई दर चरम पे पहुंची हुई है। प्रधानमंत्री जी को महंगाई के खिलाफ लड़ना चाहिए, लेकिन लड़ते किसके खिलाफ है? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। लड़ते किसके खिलाफ है? पूरे अपोजिशन के खिलाफ। आज नरेंद्र मोदी जी को बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना चाहिए। आज देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है। इनका वादा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। मुझे लगता है 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां हमारे देश के युवाओं को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो बेरोजगारी के खिलाफ ना लड़के लड़ते हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के खिलाफ। आज देश के मुद्दे हिमांशु भाई ये हैं कि आज देखिए बेरोजगारी चरम पर है। किसी आम परिवार के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। सिलेंडर 400 से 1000 का हो गया, पेट्रोल 57 से 110 का हो गया। आज बेरोजगारी के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जो भाजपा उससे डर रही है। गुजरात का उदाहरण आप ले लीजिए, राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बातें करनी चाहिए, सारे सबको अधिकार है। पवन जी, एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे, बहुत मासूमियत भरा। आप अपने आप को कितना गुनहगार मानते हैं इस सबके लिए? आप स्वयं बता रहे हैं सिलेंडर 400 रुपए का था, 1000 रुपए से ऊपर का हो गया। पेट्रोल 57 रुपए का था, 100 रुपए का हो गया। ये 400 रुपए का सिलेंडर, 57 रुपए का पेट्रोल किसके समय में था? कांग्रेस के समय में था, यूपीए की सरकार के समय था। उसके खिलाफ आपने जीना हराम कर दिया था। सरकार को रवाना करने का माहौल आपने बनाया, और आज चिल्ला रहे देखिए पहले क्या था अब क्या हो गया। तो आपको इस बात के लिए अपराध बोध है? कुछ क्षमा याचना करना चाहेंगे? कांग्रेस से कुछ माफी मांगना चाहेंगे? भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पता नहीं हमारी बुद्धि को क्या हुआ था। कुछ कहना चाहेंगे क्या पवन जी इस संदर्भ में आप? देखिए, बात क्षमा की नहीं है, बात मुद्दों की। लोगों के लिए कौन सरकार क्या कर रही है, मुद्दों बात करनी चाहिए। हाँ, तो वही तो मैंने पूछा। आपने जो उदाहरण दिए वो यूपीए सरकार के दौरान के हैं, तो क्या पवन जी यहाँ कहने के लिए तैयार हैं कि यूपीए सरकार अच्छा काम कर रही थी? बस इतना जानना था। बिल्कुल हिमांशु, मैं उस पर आपकी बात पे आ रहा हूँ। मैं आपके सामने, मुझे 5 सेकंड समय दीजिएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ, जब देश की सरकार में आम आदमी पार्टी का उदाहरण आपको दे रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि देश के बच्चों को अच्छी और मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, देश के लोगों को अच्छा इलाज मिलना चाहिए, मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। लेकिन भाजपा कहती है कि तो रेवड़ियां हैं। ये रेवड़ी कह के गरीबों का अपमान करते हैं। लेकिन रेवड़ियां क्या है? इन्होंने 11 लाख करोड़ के अपने पूंजीपति मित्रों को लोन माफ कर दिए। हमारे आपके टैक्स के पैसे से रेवड़ियां वो हैं। इन्होंने 5.5 लाख करोड़ का टैक्स माफ कर दिया पूंजीपति मित्रों का, रेवड़ियां वो हैं। ये देश के लोगों का अपमान करना बंद करें, मुद्दों पे कब काम करें? मुद्दों पे काम करें। पवन शर्मा जी का ये कहना, उनका कहना है कि बताइए ये लोग अमीरों के लोन माफ कर देते हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसको रेवड़ी बता देते हैं। पर आयुष्मान योजना तो इसी केंद्र सरकार ने चालू की है, रेवड़ी के तौर पर उसे कैसे माना जाएगा? पर पवन जी की बात ठीक है, अपोजिशन अगर जनता के संदर्भ में कोई फैसला लेता है तो वो रेवड़ी होती है।
और जब केंद्र की सरकार कोई फैसला लेती है तो वो जन कल्याणकारी होती है। ये शिकायत विपक्ष की है। पर इस शिकायतों के बीच में आखिरी टिप्पणी के लिए मैं डॉक्टर राकेश बाडा आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे जानना ये चाहता हूँ कि क्या आप भी ये महसूस करते हैं कि राहुल गांधी को थोड़ा अपने सार्वजनिक अभिव्यक्ति के संदर्भ में सचेत होने की जरूरत है? आप नरेंद्र मोदी को देखिए, उनका हर कदम, उनके मुंह से निकली हर आवाज इस एहसास के साथ होती है कि इसका प्रभाव जनमानस पर क्या पड़ेगा। राहुल गांधी शायद चूक जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं वो जो कुछ कर रहे हैं उसका प्रभाव उनकी पार्टी और जनता के बीच में क्या पड़ने वाला है। क्या आपको नहीं लगता है कि इतना अनुभव हो जाने के बाद, इतनी उम्र राजनीति में गुजार जाने के बाद, इतने बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष रह चुकने के बाद उन्हें अपनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति में, तौर तरीकों में कहीं ज्यादा सचेत होने की जरूरत है? 100% हिमांशु आपसे सहमत हूं मैं। नंबर 1, जब पूरे देश की नजर, केंद्र में बैठी हुई सत्ता की नजर, हमारे आपके जैसे सतर्क पत्रकारों की नजर इस यात्रा पर है और यात्रा की अगुवाई कर रहे व्यक्ति पर है, तो उसे 1000 गुना सचेत रहने की जरूरत है। उसे बोलते समय, मिलते समय, विमर्श करते समय इतना ही एहतियात बरतना चाहिए कि उसकी एक भूल इस पूरी यात्रा पर पानी फेर सकती है। जी, मेरी बातचीत में वो चीज छूट ना जाए, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं जी कि उस पादरी के साथ बातचीत में जो विमर्श हो रहा है वो एक शास्त्रार्थ की तरह है। तमाम धर्मगुरु आपस में ऐसी बात करते हैं और एक राजनीतिक जिज्ञासु के रूप में अगर वे बात कर रहे थे तो वहां तक उसमें अनुचित कुछ नहीं। लेकिन वो पादरी जिसका पिछला बयान आपत्तिजनक है उसकी मैं निंदा करता हूं और राहुल गांधी और उनके रणनीतिकारों को ऐसे व्यक्ति से मिलने से बचना चाहिए था। ये उसी तरह की भूल है कि एक बलात्कार में सजा याफ्ता आसाराम आज जेल में है, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर उनकी प्रशंसा कर रहे थे तब आरोपी वे नहीं थे, सजा याफ्ता नहीं थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नृत्य करते हुए वीडियो हैं आसाराम के। तो सभी राजनीतिक जीवन में, सक्रिय सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को किन लोगों से मिलना, इस पर सतर्कता बरतनी चाहिए। आज मेरा बहुत मन है कि मैं डॉक्टर धनंजय गिरी को 21 तोपों की सलामी दूं और सैल्यूट करूं। आज उन्होंने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। नंबर 1, उन्होंने सामाजिक समरसता की बात की, वसुधैव कुटुंबकम की बात की, यानी वे प्रधानमंत्री जी को चुनौती दे रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी कपड़ों के आधार पर नागरिकों में भेदभाव करते हैं, केंद्रीय मंत्री गोली मारो सालों की जैसे नारे लगाते हैं, तो गिरी जी सचमुच सच्चे भारतीय हैं जो सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं। उन्होंने परिवारवाद की बात की, सीधे चुनौती दी प्रधानमंत्री को, जिनके अपने मंत्रिमंडल में 1/4 मंत्री पुत्र और सुपुत्रियां हैं नेताओं के। बहुत बड़ी बात है, गिरी जी के साहस को मैं प्रणाम करता हूं। तो ये राकेश पाठक की अपनी शैली है, सराहना के साथ में कटाक्ष की। बहरहाल हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हमें इस विषय को समाप्त करना है। महत्वपूर्ण बात है वो इस यात्रा के संदर्भ में कि इस यात्रा ने देश में एक विमर्श के संदर्भ में माहौल बनाने में सफलता हासिल की है, लेकिन वो विमर्श मुद्दों के संदर्भ में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। मुद्दों के केंद्र में कंटेनर और कपड़े नहीं, बल्कि सरकार की नीतियां और देश के लोगों की समस्याएं आनी चाहिए। ये विमर्श समाधान की शक्ल में आना चाहिए ताकि देश विकास के पथ पर और देशवासी संतुष्टि के स्तर पर नए मुकाम को हासिल कर सके। जिम्मेदार राजनीतिक दलों से अपेक्षा यह है कि वह केवल सत्ता की होड़ छोड़ जन कल्याण के संदर्भ में ध्यान केंद्रित करेंगे और इस यात्रा के संदर्भ में मुद्दों को लेकर कहीं ज्यादा सचेत और कहीं ज्यादा सजगता बरतेंगे। क्या ये राजनीतिक दल ऐसा कर पाएंगे? जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो जो कोशिशें सियासी दलों की चल रही हैं वो आदमी की फितरत से जुड़ी है। वह आदमी की फितरत को ही समर्पित हमारा आज का शेर ये कहता है कि कोशिशें अमन तो बजा है मगर, कोशिशें अमन तो बजा है मगर आदमी फितरतन फिसादी है। ये बात किसने कही ये तो हमें पता नहीं चला, लेकिन अगर आप संघ की वेशभूषा पर दिया सलाई लगा के आग लगा देंगे तो आपकी अमन की कोशिशों पर सवाल खड़ा होगा। उम्मीद है देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल अपने द्वारा सार्वजनिक की जाने वाले हर व्यक्ति को लेकर कहीं ज्यादा सचेत होगा। इस अपेक्षा के साथ अब मुझे दिया, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सलाम।